मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसी प्रिपरेशन चल रही है? आज हम कंटेंट स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी और जियोलॉजी का। इससे पहले जो हमारी क्लासेस थी जिसमें हमने सीयूटी यूजी का 2024 का सिलेबस भी देखा था, और इसके साथ साथ हमने ज्योग्राफी या जियोलॉजी का भी सिलेबस देख लिया है इससे पहले। ठीक है, लेकिन ध्यान में रखिए कि मैंने आपको बताया था दो पार्ट था उसमें। ओके, तो जिसमें पहला जो पार्ट था जिसमें हम ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करेंगे, ये आपका फर्स्ट पार्ट था। कौन सा? ह्यूमन ज्योग्राफी। और एक सेकेंड पार्ट था जिसमें हम लोग पीपल एंड इकोनॉमी की बात करने वाले हैं। क्या बात करने वाले हैं? जिसमें हम पीपल एंड इकोनॉमी की बात करने वाले हैं। तो सेकेंड दो पार्ट में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का जो हमारा सिलेबस था वो मैंने डिस्कस कर दिया था आपको पूरी ब्रीफली से। उसमें दो क्लासेस लगे थे उसको डिस्कस करने में, और इतना डिटेल में मैंने डिस्कस किया था कि अगर आप वो समझ लेते हैं ना, सिलेबस समझ लेते हैं वहाँ पे, तो फिर आपको कंटेंट यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं मिलेगा कि कुछ एकदम सरप्राइज टाइप का होगा। ओके, सब कुछ आपको जाना पहचाना हुआ मिलेगा। आप पढ़ चुके हैं पहले भी +2 में। हाँ, मैं कुछ कंसेप्ट नए ऐड करूंगा उसमें, और कुछ करंट अफेयर्स भी मैं उसमें ऐड करूंगा जो आपका डायनामिक पोर्शन होगा। ठीक है, तो हमने पार्ट 1 जो ह्यूमन ज्योग्राफी है इसके बारे में डिटेल में हमने चर्चा की थी सिलेबस की। पार्ट 2 पीपल एंड इकोनॉमी की अभी हमने चर्चा नहीं की है, क्योंकि अब मैं ह्यूमन ज्योग्राफी का जो कंटेंट स्टार्ट कर रहा हूँ इसके कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, इसके कंप्लीट होने के बाद ही मैं क्या करूंगा, आपका सेकंड पार्ट में डिस्कस करूंगा। अदरवाइज एक ही टाइम पे बहुत सारी चीजें ओवरलैप हो जाएंगी। ओके, वो हमारा मोटो है नहीं, तो इसलिए हम स्टेप वाइज चलेंगे। तो पहले पार्ट 1 ह्यूमन ज्योग्राफी को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ज्योग्राफी में और ज्योग्राफी प्लस जियोलॉजी भी होगा यहाँ पे, एंड द फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ये हमारा पार्ट 1 है। ठीक है, चलिए, तो इसके बारे में हमने कुछ चैप्टर्स की भी चर्चा की थी। उन चैप्टर्स के बारे में मैं आपको दिखा दूं, तो आप चैप्टर्स देखेंगे इस तरीके से है। ये आपका यूनिट 1 था जिसमें हमने नेचर और स्कोप के बारे में बात करनी है। इसके अलावा बात करें तो यूनिट 2 था जिसमें हम पीपल की बात करेंगे, जिसमें पॉपुलेशन होगा, पॉपुलेशन चेंजेस। ओके, कुछ ऐसे रेशियोज वगैरह होंगे जो आपके सेंसस में देखने को मिलेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट का कुछ यहाँ पर देखेंगे। इसके बाद ह्यूमन एक्टिविटीज में था जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटनरी था। इसके बारे में हमने चर्चा की थी। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड में कुछ टॉपिक्स थे, जैसे कि लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस, सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड साइबर स्पेस एंड इंटरनेशनल ट्रेड। काफ़ी डिटेल में हमने बात कर ली थी इसके बारे में। उसके बाद ह्यूमन सेटलमेंट्स में हमने देखा था कि रूरल, अर्बन एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ सिटीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेगा सिटीज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो ये सारी चीज़ें क्या थी, हमने चर्चा कर ली थी। जो हमें क्या पढ़ना है आपको, ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ना है। कितने टॉपिक्स हैं? यूनिट की बात करें तो 5 यूनिट है, उसमें सब टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। तो अब हम बात करने वाले हैं सीधा हमारे फर्स्ट यूनिट की, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि ह्यूमन ज्योग्राफी, उसका नेचर और उसका स्कोप। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दूं यहाँ पे। हमने पहले भी ह्यूमन ज्योग्राफी की बात की है हमारे लास्ट वाले क्लास में कि ह्यूमन ज्योग्राफी किसे कहते हैं वहाँ पे, लेकिन अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिटेल में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये टॉपिक बता दूं कि इस यूनिट के अंदर में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ये आपको नोट्स में भी मिल जाएगा, या फिर अगर आप लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं टॉपिक बताऊंगा, जो जो टॉपिक हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इस यूनिट के अंदर में। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला टॉपिक आएगा जो हम पढ़ने वाले हैं वो होगा ह्यूमन ज्योग्राफी का डेफिनेशन। किसका? ह्यूमन ज्योग्राफी का। यहाँ पर हम पहला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो होगा डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ये फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा। ठीक है, अब दूसरे टॉपिक की बात करें तो दूसरे टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पर दो कंसेप्ट निकल के सामने आएंगे। एक कंसेप्ट निकल के सामने आएगा डुअलिज्म का। क्या निकल के आएगा? डुअलिज्म का कॉन्सेप्ट एक निकल के सामने आएगा, ये हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। और एक यहाँ पर कंसेप्ट है जिसका नाम है डाइकोटॉमी। क्या नाम है इसका? डाइकोटॉमी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा, बहुत ये दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं। ओके, डेफिनेशन के बाद ड्यूअलिज्म एंड डाइकोटोमी। उसके बाद यहाँ पर कुछ और टॉपिक्स निकल के सामने आएंगे कि आखिर नेचर ने किस तरीके से ह्यूमन को अलाउ किया एक्सप्लॉइट करने के लिए अपने रिसोर्सेज को, और किस तरीके से ह्यूमन ने नेचर को एक्सप्लॉइट किया। तो ये दो तरीके हुए।
तो वहां पर एक टॉपिक निकल के आता है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। फर्स्ट टॉपिक क्या आता है? ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, यानी कि नेचर का किस तरीके से यूज किया ह्यूमन ने, ये बात हो गई। और एक टॉपिक निकल के आता है यहां पर नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। ओके, क्या टॉपिक निकल के आता है? नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, यानी कि फिर नेचर ने किस तरीके से ह्यूमन का यूज किया, यानी कि ह्यूमन को अफेक्ट किया। ठीक है, तो ये दो चीजें आई, डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं इसको। ठीक है, एक सिक्स टॉपिक यहां से निकल के सामने आएगा आपका। पांच हो गया ना? हाँ, सिक्स टॉपिक निकल के सामने आएगा। द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट। ओके, सिक्स निकल के आएगा यहाँ पे, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट और डिसिप्लिन। ठीक है, तो सब्जेक्ट की तरह ह्यूमन ज्योग्राफी का डेवलपमेंट किस तरीके से, हर चीज़ का डेवलपमेंट होता है ना, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो एकदम अचानक आ गई हो। ओके, जैसे हम ही हैं, हम इंसान हैं। आज से अगर हम एंशियंट समय की बात करें तो हम ऐसे नहीं थे। ओके, हम कहे जाते हैं कि हम किसके हमारे इंसेस्टर्स क्या है? एप्स जो है हमारे इंसेस्टर्स हैं। तो पहले हम एप्स के रूप में थे, हमारा भी डेवलपमेंट धीरे धीरे हुआ, और आज जिस तरीके की हमारी शक्ल है, जिस तरीके की बनावट है, उस तरीके से हम दिखते हैं, तो हमारा भी डेवलपमेंट होता है। हर चीज़ का एक डेवलपमेंट हुआ। आप ये डिजिटल बोर्ड देख रहे हैं, अचानक आज डिजिटल बोर्ड तो नहीं आया। इससे पहले अब ये क्या है? एक तरीके से एडवांस वर्जन है किस चीज़ का? कंप्यूटर्स का। तो पहले कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े आते थे, इवन एक एक रूम का कंप्यूटर हुआ करता था, वो थोड़ा सा कम हुआ। फिर डेस्कटॉप आने लगे। ओके, फिर एलसीडीज आने लगी। ओके, आपके यहाँ पर लैपटॉप आने लगे। लैपटॉप का भी अब छोटा हो गया, अब टैब्स आने लगे। टैब्स के बाद फोन्स आने लगे। तो ऐसा तो था नहीं कि फ़ोन अचानक आया। फ़ोन भी क्या है? फ़ोन भी एक तरीके का कंप्यूटर है। जो काम कंप्यूटर करता है, वो काम फ़ोन भी करता है, डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिकेशंस। ठीक? तो कहने का मतलब ये है, उसके बाद फिर डिजिटल बोर्ड आया। पहले हम लोग व्हाइट बोर्ड, पहले हम लोग वो चौक वाला होता था ना, चौक वाले बोर्ड पे लिखा करते थे। उसके बाद फिर व्हाइट बोर्ड आया, जिस पे हम लोग मार्कर से लिखा करते थे। अब हमारे पास डिजिटल बोर्ड आ गया। तो इसका भी तो धीरे-धीरे रिवॉल्यूशन हुआ ना। अचानक ऐसा नहीं कि बोर्ड का कॉन्सेप्ट ही डिजिटल कॉन्सेप्ट के साथ ही स्टार्ट हुआ। ओके, तो हर चीज़ का डेवलपमेंट होता है। तो वो भी हम देखेंगे कि ह्यूमन ज्योग्राफी कौन-कौन से समय पे कौन-कौन सी थ्योरीज आई, और उन थ्योरीज के अंदर में क्या-क्या कहा गया ह्यूमन ज्योग्राफी, और आज जैसे हम ह्यूमन ज्योग्राफी को पढ़ते हैं, इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, ये एक पढ़ेंगे। इसके साथ-साथ एक सेवेंथ टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, देखिए इन सब टॉपिक्स को आप लिख लीजिएगा, मैं कहूँगा कि लिख लीजिएगा कहीं। ओके, नोट्स बनाइएगा यहाँ से और लिख लीजिएगा। वैसे आपको नोट्स में भी मिल जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। 7 टॉपिक में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, जिसको हम कहते हैं डिटर्मिनिज्म। इसको क्या कहते हैं हम? डिटर्मिनिज्म कहते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, डिटर्मिनिज्म का मतलब क्या होता है? डिटरमाइन करना। डिटरमाइन का मतलब ये हो गया कोई चीज़ निश्चित करना। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने डिटरमाइन किया है कि मुझे आपको ज्योग्राफी पढ़ाना है या जूलॉजी पढ़ाना है। ठीक है, तो ये मेरा डिटर्मिनेशन है। ओके, आपका डिटर्मिनेशन क्या है? कि आपको ये पढ़ना है, एग्जाम पास करना है, और एग्जाम को अच्छे मार्क्स से पास करना है, ताकि आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिले। तो ये आपका डिटर्मिनिज्म है। तो उस डिटर्मिनिज्म को पाने के लिए आप क्या करेंगे? पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो अब डिटर्मिनिज्म का ह्यूमन ज्योग्राफी में कैसे यूज होगा, ये भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावे एक और टॉपिक यहाँ पर निकल के सामने आता है, जिसको हम कहते हैं पॉसिबिलिज्म। ओके, जिसको क्या कहते हैं हम? पॉसिबिलिज्म कहते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड पॉसिबिलिज्म। पॉसिबिलिज्म का मतलब अपॉर्चुनिटीज। ज्योग्राफी में जब हम पढ़ेंगे ना, तो इसका काइंड ऑफ मतलब होता है कि अपॉर्चुनिटीज। ओके, पॉसिबिलिज्म को एक तरीके से हम अपॉर्चुनिटी भी कहते हैं। ठीक है, यानी पॉसिबिलिज्म का वैसे मतलब क्या हुआ हिंदी में? हिंदी में मतलब हुआ कि आवश्यकता। ठीक है, सॉरी, अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या हो गया? कि हमें कुछ ऐसी चीज मिल रही है जिसको हम आगे कर सकते हैं, एक फ्यूचर स्कोप है उसका। ठीक है, तो वही पॉसिबिलिज्म का मतलब होता है। पॉसिबिलिज्म का आप क्या करते हैं? जिसकी पॉसिबिलिटी हो। तो आगे क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है ह्यूमन ज्योग्राफी की, या ह्यूमन एक्टिविटीज की क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है,
ये हम पढ़ेंगे पॉसिबिलिज्म में, किस तरीके से इन्वायरमेंट ने भी अफेक्ट किया, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और है जहां से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर आपसे पूछे जा सकते हैं, जिसको हम कहते हैं क्या, नियो डिटर्मिनिज्म। दिस इज कॉल्ड नियो डिटर्मिनिज्म। नियो डिटर्मिनिज्म इसको कहते हैं, ठीक है। इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम कहते हैं स्टॉप एंड गो थ्योरी। क्या कहते हैं, नियो डिटर्मिनिज्म को स्टॉप एंड गो थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसको एक और नाम से हम जानते हैं जिसको हम कहते हैं ट्रैफिक लाइट मॉडल। क्या कहते हैं, ट्रैफिक, ट्रैफिक का लाइट होता है ना सड़कों पे, तो इसको ट्रैफिक लाइट मॉडल भी कहा जाता है। गॉट इट। तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, या तो नियर डिटर्मिनिज्म दे के पूछेगा, या फिर आपसे स्टॉप एंड गो दे के पूछेगा, या फिर आपसे ट्रैफिक लाइट मॉडल भी पूछ सकता है ये नाम दे के। तो इसके 3 नाम हो गए। तो ये आपको करीब 9 टॉपिक्स हो गए जो हमको यहाँ पे डिटेल में क्या करना है, पढ़ना है हमारे फर्स्ट यूनिट में, ठीक है। और हर जो टॉपिक है ना वो अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और हर टॉपिक अपने आप में मार्क्स लाने के लिए या फिर क्वेश्चंस यहाँ से बनने की अगर बात की जाए तो पूरी की पूरी पॉसिबिलिटी है। चाहे वो हम डेफिनेशन की बात करें, ठीक है, चाहे वो हम ड्यूअलिज्म की बात करें, चाहे वो डाइकोटोमी हो। ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर का मतलब ये हुआ कि नेचर का ह्यूमनाइजेशन होना, यानी कि किस तरीके से ह्यूमन ने डोमिनेट किया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर में किसने डोमिनेट किया, ह्यूमन ने डोमिनेट किया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर ह्यूमन ने डोमिनेट किया। लेकिन जब हम नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन पढ़ते हैं तो यहाँ पर किसने डोमिनेट किया, यहाँ पर नेचर ने डोमिनेट किया। तो किस तरीके से कुछ कुछ कॉन्टेक्स्ट में नेचर डोमिनेट करता है, कुछ कुछ कॉन्टेक्स्ट में ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन आपको डोमिनेट करता है, ये पढ़ेंगे। फिर डेवलपमेंट की बात, डेवलपमेंट इन द सेंस इवोल्यूशन, कि किस तरीके से हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी का इवोल्यूशन हुआ विद टाइम, ठीक है। और डिटर्मिनिज्म हो गया, तो डिटर्मिनिज्म का मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से कोई चीज़ डिटरमाइन करते हैं। मैंने एग्जांपल भी लेके बताया कि आपका डिटर्मिनिज्म है कि अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए जो करना है आप वो कर रहे हैं, ओके। पॉसिबिलिज्म का मतलब अपॉर्चुनिटीज, यानी कि अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या, कि मुझे वो क्या चीज़ स्कोप फ्यूचर में मिल सकती है जिसका मैं यूज़ कर सकता हूँ, ओके। और नियो डिटर्मिनिज्म की तो हम चर्चा करेंगे डिटेल में। चलिए, तो सबसे पहले टॉपिक हम आते हैं कौन से टॉपिक पर, डेफिनेशन पर, कि ह्यूमन ज्योग्राफी का डेफिनेशन क्या है, ठीक है। चलिए, इसको हम कई तरीके से पढ़ने वाले हैं, आप ध्यान में रखिएगा। कोई एक डेफिनेशन जो होगा ना वो, हाँ, तो इसको हम कई तरीके से पढ़ने वाले हैं, तो कोई ऐसा नहीं है कि केवल एक डेफिनेशन होगा जिसको लेके हम यहाँ पे चलने वाले हैं, ठीक है। कुछ अलग अलग ज्योग्राफर्स हैं जिन्होंने अलग अलग बातें की हैं ह्यूमन ज्योग्राफी को लेके, ओके। तो वहां तक पहुंचने से पहले, क्योंकि ये आपको पढ़ना है, आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखिएगा तो कुछ क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं, तो ज्योग्राफर का नाम भी वहां पर पूछा जाता है, ठीक। तो देखिए, आपका सब्जेक्टिव तो पेपर है नहीं, ऑब्जेक्टिव है, तो बिल्कुल हम क्या करेंगे ना, कॉन्सेप्ट के थ्रू जाएंगे, और प्लस एकदम जो हमारा नोट्स भी होगा बिल्कुल एकदम पिन पॉइंट या बुलेट के फॉर्म में होगा। बहुत ज़्यादा उसमें कहानी हमें नहीं करना है, क्योंकि सब्जेक्टिव नहीं है, ऑप्शनल आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का है, तो उसी तरीके से हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए, जब हम पूरी की पूरी ज्योग्राफी की बात करते हैं, ओके, जब हम ज्योग्राफी की बात करते हैं, या फिर इसमें आपको जियोलॉजी भी पढ़ना है, तो जब हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 चीज़ें निकल के सामने आती हैं। अगर आपसे ज्योग्राफी का डेफिनेशन पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? तो ज़्यादातर आप में से लोग ये कहेंगे कि ज्योग्राफी क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ है, यानी अर्थ का डिस्क्रिप्शन ही क्या कहलाता है, ज्योग्राफी कहलाता है। तो अब ह्यूमन ज्योग्राफी पर जाने से पहले हमें ज्योग्राफी को थोड़ा समझना पड़ेगा, तब हम ह्यूमन ज्योग्राफी को आसानी से और ब्रॉडली समझ सकते हैं। तो ज्योग्राफी का मतलब ये क्या हुआ, ज्योग्राफी में 2 पार्ट हो गए। एक तो पार्ट हो गया आपका क्या, जियो, और दूसरा पार्ट क्या हो गया, ग्राफी। दिस इज द जियो एंड दिस इज द ग्राफी। ये 2 पार्ट हो गए। जियो का मतलब क्या होता है, जियो का मतलब हो जाता है अर्थ जो आप जानते हैं, या पृथ्वी जिसको आप कहते हैं, ठीक है।
और वही ग्राफिक का मतलब क्या होता है? ग्राफिक का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। ग्राफिक का मतलब हो गया डिस्क्रिप्शन, यानी कि हिंदी में आप वर्णन कहते हैं इसको, या फिर क्या कहते हैं, व्याख्या कहते हैं। तो किसका व्याख्या? अर्थ का, यानी कि पृथ्वी का व्याख्या या डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। दिस इज कॉल्ड ज्योग्राफी। आपने ये पढ़ा है। लेकिन ज्योग्राफी इतनी नहीं है, ज्योग्राफी इससे ज्यादा है, कहीं ज्यादा। ओके, कैसे? चलिए, अब डिस्क्रिप्शन का मतलब आसान शब्दों में क्या हुआ? दिस इज एक्चुअली द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनीथिंग। किसी चीज को आप डिस्क्राइब करते हैं। ओके, मान लीजिए ये आपका बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड है। इस डिजिटल बोर्ड को कहा जाए कि भाई इसके बारे में आप क्या कीजिए, कुछ डिस्क्रिप्शन लिखिए। ओके, कुछ वर्णन व्याख्या इसके बारे में लिखिए। तो क्या करेंगे, इसकी कुछ विशेषताएं आप लिखेंगे। ओके, तो विशेषताएं क्या हो सकती है? कि विशेषताएं ये हो सकती है कि भाई ये क्या है, एक आपको इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला है। ओके, इसमें जो है प्रोग्रामिंग का यूज़ किया गया है, जिसके बेसिस पर हम इस तरीके से लिख पाते हैं। ओके, ये जो ऊपर आपको दिखाई देता है, ग्लास का बना हुआ स्ट्रक्चर है, ऊपर की तरफ लेयर दिखाई देता है। इसमें एक पेन होता है, जिस पेन में इंक तो नहीं होता, लेकिन फिर भी ये प्रोग्रामिंग की या सॉफ्टवेयर की वजह से इस तरीके से बना होता है कि लिख पाता है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, पीडीएफ को ऐड कर सकते हैं, मैप को ऐड कर सकते हैं, पीपीटी को ऐड कर सकते हैं, इसमें हम ड्राइंग कर सकते हैं, इवन इसमें हम इंटरनेट चला सकते हैं। ओके, ये सब क्या है? ये इसकी व्याख्या है। ठीक। और ये सारी व्याख्या जो है ना, वो फालतू की नहीं है। लिटरली हकीकत में आप ये सारे काम इसके साथ कर सकते हैं। ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली द साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन। है, मैंने जो भी चीजें बताई, ये क्या है? साइंटिफिक। साइंटिफिक का मतलब क्या होता है? साइंटिफिक का मतलब होता है सिस्टमैटिक स्टडी। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि साइंटिफिक स्टडी की, अगर हम बात करें, जो डिस्क्रिप्शन क्या है? साइंटिफिक स्टडी है। ठीक है, जिसको हम वैज्ञानिक व्याख्या भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको इसको वैज्ञानिक व्याख्या भी कह सकते हैं। ठीक है। साइंटिफिक का मतलब क्या हो गया? साइंस का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को स्टेप वाइज पढ़ना। ठीक है, किसी भी चीज को स्टेप वाइज कर पढ़ना, एक के बाद एक। क्योंकि साइंस में हमें प्रूफ करना पड़ता है। तो साइंस में अगर किसी चीज को प्रूफ करना पड़े तो हम रेंडमली नहीं जा सकते हैं। उसके स्टेप्स होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? एसओपी कहा जाता है। एसओपी का आपने नाम सुना होगा, सिस्टमैटिक ऑपरेशन प्रोसीजर होता है। यानी कि किस स्टेप के बाद, ये स्टेप वन होगा, दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ओके, इस स्टेप के बाद ये दूसरा स्टेप आएगा, उसके बाद तीसरा स्टेप आएगा, उसके बाद चौथा स्टेप आएगा, या एंड सो ऑन। उसी तरीके से ये क्या होता है? एक्चुअली द सिस्टमैटिक स्टडी। ये क्या है? एक तरीके से सिस्टमैटिक स्टडी है, किस चीज का? अर्थ का। अब अर्थ में क्या चीजें आती हैं? चलिए, अर्थ की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए किस तरीके से हम डिवाइड करेंगे। एक तो आपका अर्थ में जहां पे हम रहते हैं, ये तो आता ही है। ओके, दिस इज अर्थ, पृथ्वी आएगा। और दूसरी चीज इसमें क्या आता है? हमारा एटमॉस्फेयर भी आता है। ठीक, हमारा क्या है? एटमॉस्फेयर भी आता है, जिसको हम वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडल। एटमॉस्फेयर भी हमारे अर्थ का ही पार्ट है। ऐसा नहीं है कि हम जहाँ पे रहते हैं यही अर्थ है और वायुमंडल हमारा स्पेस है, ऐसा नहीं है। वायुमंडल हमारा स्पेस नहीं है, ध्यान में रखिएगा। वायुमंडल स्पेस नहीं है, वो हमारे अर्थ का ही पार्ट है। क्योंकि वो बना हुआ है किसके द्वारा? अर्थ के द्वारा ही बना हुआ है। वो फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ना है, आपने कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, डिगैसिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। ओके, हाँ, उसमें स्पेस का भी कुछ कंट्रीब्यूशन है, लेकिन अर्थ ने भी कंट्रीब्यूट किया है, और उस वायुमंडल की वजह से ही यहाँ पे लाइफ सर्वाइव है। जानते हैं ना? उसी वायुमंडल की वजह से, एटमॉस्फेयर की वजह से लाइफ सर्वाइव है। तो अगर ये ना रहे ना, तो फिर अर्थ बाकी ग्रहों की तरह ही होगा, जहाँ पे लाइफ नहीं है। या कोई भी सेलेस्टियल बॉडी है जो आपकी स्पेस में है, अर्थ भी उसी तरीके से हो जाएगा। तो फिर अर्थ का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा ना, अगर वायुमंडल ना हो तो वायुमंडल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अर्थ। अर्थ में क्या चीजें आती हैं? अर्थ में तीन चीजें आती हैं। ठीक,
अर्थ में तीन चीजें क्या आएगी? एक पहली चीज इसमें आती है कि हम जहां पे रहते हैं, दिस इज द सरफेस, ग्राउंड सरफेस। ओके, इसमें एक चीज आ जाएगी आपका सरफेस, हम बात करेंगे पहले। और एक चीज आ जाती है जिसको हम इंटीरियर कहते हैं। इंटीरियर ऑफ अर्थ आपने 11वीं क्लास में पढ़ी है, और जिसको आंतरिक भी कहा जाता है, यानी हमारे सरफेस के नीचे वाला पार्ट, ठीक है, इंटीरियर कहलाता है। और हम सरफेस यानी कि सतह की बात करते हैं, तो सतह भी दो तरीके की होती है। एक सतह क्या हो जाती है हमारी, लैंड सरफेस, जिस पे हम रहते हैं। फर्स्ट वन इज लैंड, ठीक है, हिंदी में जिसको स्थल कहेंगे। और दूसरा क्या हो जाता है, एक वाटर भी हो जाता है, ठीक है, यानी कि जल, जलीय सतह भी होता है, ठीक है। तो अर्थ को हमने क्या किया, एटमॉस्फेयर के अलावे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो हमारा सरफेस हो गया और एक हमारा इंटीरियर हो गया, नीचे का हिस्सा। और फिर सरफेस पे लैंड सरफेस भी आते हैं और वाटर सरफेस भी आते हैं, ठीक है। इंसान कहाँ पे रहता है, या इंसान की बात छोड़िए, पहले कोई भी जीव जंतु हो वो कहाँ पे रहती है? या तो वो लैंड पे रहेंगे, ठीक है, या तो वो लैंड पे रहेंगे, या तो कुछ वाटर पे भी रहेंगे। लेकिन क्या सिर्फ लैंड और वाटर से जीवन पॉसिबल है? नहीं, एटमॉस्फेयर भी चाहिए हमें जीवन के को पॉसिबल बनाने के लिए, ठीक। तो यानी कि इन तीन चीजों का एक मिला जुला स्वरूप किसका, लैंड, वाटर, एटमॉस्फेयर। लैंड, वाटर, एटमॉस्फेयर। तो लैंड को हम क्या कहते हैं, टेक्निकल टर्म में इसको कहा जाता है लिथोस्फेयर, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, लिथोस्फेयर कहा जाता है टेक्निकल टर्म में, लिथोस्फेयर, ठीक है, यानी कि स्थल मंडल। क्या कहते हैं इसको, स्थल मंडल। वाटर को क्या कहा जाता है, हाइड्रोस्फीयर भी कह सकते हैं आप, यानी कि जलमंडल। इसको कहते हैं हाइड्रोस्फीयर, यानी कि जल मंडल। और बाकी एटमॉस्फेयर तो हमारा है ही, जिसको वायुमंडल कहते हैं। गुड। तो ये जो तीन जगह है ना, यहीं पर जीव जंतु पाए जाते हैं। चाहे कोई अ, हमारे जैसे इंसान हो, हाँ, हम आकाश में नहीं रहते हैं, हम पानी में भी नहीं रहते, लेकिन लैंड पर तो रहते हैं ना, ठीक है। तो हम ओवरऑल जीव की बात कर रहे हैं, अभी सिर्फ इंसान की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अब यूं समझिए कि ये एक, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ओके। ये क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल ये हो गया हमारा लिथोस्फेयर, ओके। ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया एटमॉस्फेयर, ओके। और ये क्या हो गया हमारा हाइड्रोस्फेयर, यानी कि वाटर वाला एरिया। ये तीन चीजें हो गई ना। और तीनों जगह, ये तीनों चीज जहां पे एक जगह मिलती है, वहीं पर बायोटिक कम्युनिटी यानी कि जो जैविक समुदाय है वहां पे रहता है। तो इन तीनों को जब आप ओवरलैप कर रहे हैं, तो वहां पे कौन सी ऐसी जगह है जहां पर ये तीनों ओवरलैप होगा? ध्यान में रखिए, ये वाला जो एरिया है जहां पर ये तीनों के तीनों सर्कल्स मिल रहे हैं, ठीक है, और वो कॉमन एरिया है इन तीनों के लिए। तो ये वाली जो जगह होती है ना, इसी जगह पे कौन रहता है, बायोटिक कम्युनिटी रहती है। कौन, बायोटिक कम्युनिटी। इसको क्या कहते हैं हम, इसको हिंदी में कहा जाता है जैविक समुदाय। जैविक समुदाय, यानी कि जीव जंतु यहाँ पे रहते हैं, ओके। तो इस एरिया को कहते क्या है, इस एरिया को कहा जाता है बायोस्फीयर। आपने नाम सुना होगा, कभी पढ़ा होगा। इस एरिया को कहा जाता है बायोस्फीयर, यानी कि जैव मंडल। क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं जैव मंडल। समझ में आया? तो कहाँ पे जीव जंतु रहते हैं, इन तीनों का, लैंड, वाटर और एटमॉस्फेयर, इन तीनों का एक ऐसा एरिया जहां पर ये तीनों सरवाइव करते हैं या ये तीनों मिलते हैं, वहीं पर बायोटिक कम्युनिटी रहती है, और उसी एरिया को बायोस्फीयर या फिर जैव मंडल कहा जाता है। गुड। कैसे, सिर्फ लैंड की अगर हम बात करें,
तो क्या हम लैंड पर रहने वाले जीव बिना एटमॉस्फेयर के रह सकते हैं? नॉट पॉसिबल। कहाँ से आएगा ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड? चलिए, जो जो आपको हमारे जैसे जो ह्यूमन है वो तो ऑक्सीजन लेते हैं, कुछ पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो चाहे वो ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड 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 हो, या फिर चाहे नाइट्रोजन हो, या फिर कोई भी गैसेस हो, उसके लिए एटमॉस्फेयर चाहिए। ठीक है। आपको पानी पीने के लिए भी पानी की आवश्यकता होगी ना, तो उसके लिए हाइड्रोस्फीयर की आवश्यकता होगी। तो क्या केवल लैंड पे बिना वाटर एटमॉस्फेयर के पॉसिबल है जीवन? नॉट एट ऑल। अगर हम सिर्फ वाटर की बात करें तो वाटर आखिर है कहाँ? वाटर भी एक तरीके से लैंड पर ही है ना? एक तरीके से लैंड पर ही तो वाटर है ना, अदरवाइज वाटर कहीं लटक थोड़ी रहा है वहां पे। तो वो भी किसी ना किसी लैंड पे ही है। तो अब वाटर में रहने वाले जीव जंतु भी लैंड पे आते हैं। ठीक। जैसे बहुत सारे ऐसे जीव जंतु होते हैं जो फर्टिलिटी के टाइम पे लैंड पे आते हैं। ओके, अपने बच्चों को देने के लिए, या उनका जो फर्टिलिटी पीरियड होता है ना, उस समय लैंड पे आते हैं। ओके। तो वो भी हमेशा लैंड में नहीं रह सकते। लेकिन क्या बिना एटमॉस्फेयर के रह सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उनको भी तो चाहिए ना गैसेस, ऑक्सीजन, या फिर जो भी गैसेस वो लेते हैं, या जो भी चीजें हैं सरवाइव करने के लिए चाहिए। अब एटमॉस्फेयर में जो कीड़े रहते हैं, इंसेक्ट्स रहते हैं, ओके, उनका भी सर्वाइवल होना चाहिए। तो वो भी सर्वाइव कैसे करते हैं? वो लैंड और वाटर की वजह से ही करते हैं। क्यों? क्योंकि लैंड और वाटर की वजह से वो क्या होता है, रेगुलेट होते हैं। समझ रहे ना, वो क्या होते हैं, रेगुलेट होते हैं। दैट्स वाई इट इज नेसेसरी कि अगर बायोटिक कम्युनिटी, ओके, जीव जंतु वहीं पे रहेंगे जहां पर इन तीनों एरिया का मिक्सचर होगा, जहां पर केवल एक चीज पाया जाएगा, वहां पर बायोटिक कम्युनिटी नहीं हो सकती। और यही वो एरिया है, यही वो एरिया है जिसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। यहीं पर जीव जंतु पाए जा सकते हैं। समझ में आया एक पूरा कॉन्सेप्ट? ओके। तो अब ज्योग्राफी आपसे पूछा जाएगा कि ज्योग्राफी है क्या, तो आप कहेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। ओके। लेकिन अगर पूछा जाए कि थोड़ा सा और ज्यादा बताओ ज्योग्राफी है क्या, तो आप कह सकते हैं कि ज्योग्राफी इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूं ना उसको आप लिख भी सकते हैं। ज्योग्राफी क्या है? ज्योग्राफी इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ व्हाट? लैंड, वाटर एंड इंटीरियर ऑफ अर्थ विद इट्स एटमोस्फेयर। गुड। क्या है ज्योग्राफी? ज्योग्राफी इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ लैंड, वाटर एंड इंटीरियर ऑफ अर्थ विद इट्स एटमोस्फेयर। दिस इज कॉल्ड ज्योग्राफी। तो केवल अर्थ कहने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा ब्रॉड आपको समझना होगा कि ज्योग्राफी होता क्या है। क्लियर है? डेफिनेशन लिखिएगा, नोट कीजिएगा। ओके। या फिर आपको ये डेफिनेशन लिखा हुआ भी मिल जाएगा जो नोट्स मिलेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लिखिए, क्योंकि थोड़ा मेहनत आपको करना पड़ेगा। और थोड़ा मेहनत देखिए, लिखने से क्या होता है ना कि लिखने से चीज़ें याद होती हैं। अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपको वो चीज़ याद नहीं होगी। ये फैक्ट है। ठीक, ये फैक्ट है कि आपको लिखना पड़ेगा। जब तक आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं और लिख नहीं रहे हैं, वो चीज़ आपको कभी भी याद नहीं रह सकती लॉन्ग टाइम तक। इतना आप हमेशा समझ लीजिए, कभी भी वो चीज़ लॉन्ग पीरियड तक आप याद नहीं रख सकते। गॉट इट? तो जरूरी है कि उसको लिखिए, मैं जो बोल रहा हूँ उसको लिखा कीजिए। लिखिएगा ना तो अपनी हैंड राइटिंग में लिखते हैं तो उससे चीज़ें एक बार और हमारे दिमाग में इंटर करती हैं। और जब हम उसी चीज़ को रिवाइज करते हैं जो हमने लिखा हुआ है, वो चीज़ जल्दी रिवाइज होती है, वो चीज़ जल्दी याद होती है हमें। दूसरे का लिखा हुआ, भले आपने पढ़ा है, मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ा दी आपको, मैं आपको नोट्स भी दे दूंगा, लेकिन जब वो एक बार पढ़ेंगे ना तो दिमाग को एक बार थोड़ा सा रिगेन करने में समय लगेगा। लेकिन जब यही आपने अपने नोट्स में खुद से लिख लिया, तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं देगी। और वो टाइम होता है ना जब रिवीजन वगैरह करना पड़े बहुत तेज़ी से एग्जाम के समय में, 1 घंटा 2 घंटा पहले, तो ये सब जो सेल्फ मेड नोट्स होते हैं ना, वो बहुत काम आते हैं। वो बहुत काम आते हैं। यू विल रियलाइज इट, या फिर आप में से बहुत लोगों को ये पता भी होगा। ओके, तो ये चीज़ें जरूर लिखिएगा।
और एक अच्छे तरीके से मैंने बनाया है, थोड़ा सा यहाँ पे बहुत ज़्यादा हौच पौच नहीं हुआ है। ओके, और आप समझ गए होंगे। डेफिनेशन लिख लीजिए, एक बार फिर मैं बोल रहा हूँ। डेफिनेशन क्या है? ज्योग्राफी इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ व्हाट? ज्योग्राफी इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ लैंड, वाटर एंड इट्स इंटीरियर विद एटमोसफेयर, विद एटमोसफेयर। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं हम? ज्योग्राफी कहते हैं। ओके, तो यहां तक आपको क्या हो गया? क्लियर हो गया, आई होप। चलिए नेक्स्ट अब चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? अब हमने ज्योग्राफी की बात कर ली कि ज्योग्राफी होता क्या है, हमने उसका डेफिनेशन देख लिया। तो जब हमने डेफिनेशन देख लिया तो अब हम आते हैं इसके क्लासिफिकेशन पे कि ज्योग्राफी कितने तरीके की होती है। तो ज्योग्राफी भाई बताई गई कि ज्योग्राफी देखिए होती है दो तरीके की। ठीक है, होती है दो तरीके की। एक होती है ज्योग्राफी जिसको हम फिजिकल ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं, या फिर इसको नेचुरल ज्योग्राफी भी कहा जाता है, या फिर इसको इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी भी कहा जाता है, या फिर इसको इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी भी कहा जाता है। और एक दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। दिस इज कॉल्ड ह्यूमन ज्योग्राफी। ओके, इसी को एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम कहते हैं कल्चरल ज्योग्राफी। क्या कहते हैं? कल्चरल ज्योग्राफी। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। वो कल्चरल ज्योग्राफी करके पूछ देगा तो आप ह्यूमन ज्योग्राफी खोजते रहिएगा। ऐसा होता है, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। जब मैं 10th क्लास में था, तो आप 10th क्लास में आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा। उस थ्योरम का नाम है थेल्स। थेल्स थ्योरम करके मैथ में एक थ्योरम है। ठीक है, 10th क्लास में आपको ये मिलेगा, आपने पढ़ा भी होगा। ओके, तो ये बेसिकली क्या है ना कि रेशियोज पे ज्योमेट्री वाला जो सेक्शन है उसमें आता है, तो रेशियोज ये बताता है। ठीक, तो ये बेसिकली ऑन बेस्ड ऑफ रेशियो है। तो इसको एक और नाम से जाना जाता है। इसको हम वहाँ पे फंडामेंटल रेशियो थ्योरी भी इस तरीके से कुछ कहते हैं। ओके, फंडामेंटल रेशियो थ्योरी भी इसको कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है कि रेशियोज को बताता है। ठीक है, रेशियो काइंड ऑफ क्या कुछ इस तरीके से कि ट्रायंगल हुआ करता था, एक बीच से आपने डिवाइड कर दिया इसको इक्वली, तो ये वाला साइड जो होगा वो इस वाले साइड के बराबर होगा। ठीक है, मान लीजिए ए बी सी हो गया, तो ये डी और ई हो गया। तो इस तरीके से कि ए डी इक्वल टू डी बी डिवाइड बाई डी बी इक्वल टू ए और ई बाई ई एंड सी, कुछ इस तरीके का थ्योरम हुआ करता था। ओके, आपको रिलेट कर पा रहे होंगे, मैं मुझे उतना याद नहीं है अब, लेकिन इस तरीके का हुआ करता था। अब हुआ क्या कि एक हमारे साथ ही पढ़ने वाला एक और स्टूडेंट था। ठीक है, हम लोग साथ ही में थे। एग्जाम बोर्ड जब 10वीं क्लास का बोर्ड का एग्जाम हुआ, तो उसमें आया था वो लिख करके कि फंडामेंटल रेशियो थ्योरी के बारे में वहां पर उसको प्रूव करना था। 10th बोर्ड की बात बता रहा हूँ, सीबीएसई में। ओके, और उसके एक दिन पहले रात को ही क्या था कि मैंने उसको बताया था। क्योंकि देखिए हम लोग क्या था ना कि हम लोग जिस स्कूल में पढ़ते थे ना, तो फॉर्म वहाँ से नहीं भरा गया, तो दूसरे स्कूल से भरवाते थे, तो सेंटर हमारा दूसरे जगह पड़ा हुआ था। तो हम वहाँ पे जाके 25 दिन रुके थे एक जगह पे। हमारे स्कूल के जितने भी लोग थे मैक्सिमम जो बच्चे थे 10th का एग्जाम दे रहे थे, वो एक जगह पे रुके हुए थे। ठीक है, एंड इट वॉज अ नाइस एक्सपीरियंस। जब ऐसा होता है ना, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। तो एग्जाम था, एग्जाम के एक दिन पहले मैंने उसको बताया था कि हाँ, ये थेल्स थ्योरम क्या होता है, कि पूरा प्रूफ करके कि भाई तुम रट लो। ओके, आ गया तो बस यही छाप के आना है और कुछ करना नहीं है। ओके, और उसके हमने ये भी बताया था कि हाँ, और भी उसके क्या क्या नाम हैं। लेकिन उसने क्या किया कि ये उसके दूसरे नाम वो याद करके नहीं गया, वो बस थेल्स थ्योरम याद करके गया कि हाँ एक थेल्स थ्योरम है, वो पूरा रट के गया कि मुझे एग्जाम में लिखना है। ओके, एग्जाम में थेल्स थ्योरम लिखने के लिए भी आया, प्रूफ करने के लिए भी आया, लेकिन वो थेल्स थ्योरम के नाम से नहीं आया वो आया आपको फंडामेंटल रेशियो थ्योरी के नाम से लिख करके आया कि इसको प्रूव कीजिए। और एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, तो हम लोग फिर एग्ज़ाम हॉल के बाद मिलते हैं ना सभी लोग कि हाँ ये हुआ, ऐसा आया, उसने मैंने इतना किया, उसने उतना किया। तो वो सारी चीज़ें हो रही थी वहाँ पे। तो उसने कहा कि यार तुम जो पढ़ाए थे थेल्स थ्योरम वो आया ही नहीं।
तुमने जो रटवा दिया था इतना मैंने मेहनत से करके 4-5 थ्योरम उसने रटा था, या 4-5 थ्योरम में से 2 ही थ्योरम, 2 थ्योरम तो आया जिसमें से एक तो मुझे पता ही नहीं था, और वो था थेल्स थ्योरम, जो कि थेल्स थ्योरम के नाम से नहीं आया था फंडामेंटल रेसिप्रोसिटी थ्योरम के नाम से, और वो छोड़ के चला आया। अब मुझे कह रहे थे यार, तुम कह रहे थे कि थेल्स थ्योरम आएगा और वो आया ही नहीं। तो मैंने कहा कि अरे आया तो है, ये दूसरे नाम से आया है, और तुम थेल्स थ्योरम के नाम से पढ़ के गए हो और छोड़ के चले आए। समझिए, तो ये सब कैचेस होती हैं इसमें, ऐसा नहीं है कुछ कि कुछ ऊपर वाली चीज है या जो समझ में नहीं आ रही है। ये जो दूसरे नाम होते हैं ना, ये यही आपको कहीं कहीं उलझा देते हैं। दैट्स वाई मैं इसके जो अल्टरनेट नाम है ना वो भी मैं लिख दे रहा हूँ, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ओके, रियल लाइफ है, और क्योंकि मुझे पता है कि हम लोग के साथ ऐसा हो चुका है, दैट्स वाई मैं आपको कह रहा हूँ कि जो भी इसका अल्टरनेट नाम है ना, वो आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, थोड़ा सा हिंदी में अगर बात कर ली जाए तो फिजिकल का मतलब क्या होता है, हिंदी में बात की जाए तो फिजिकल का मतलब होता है भौतिक। ओके, तो आप इसको क्या कह सकते हैं, भौतिक ज्योग्राफी, या फिर भूगोल भी कह सकते हैं। नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक। ओके, तो प्राकृतिक भूगोल भी कहते हैं। इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट का मतलब ये क्या हो सकता है, तो इन्वायरमेंट जब आप पढ़ते हैं तो काइंड ऑफ जैसे कि वातावरण आप चीज़ें होती हैं वो आप लिख सकते हैं। ओके, इधर आए तो ह्यूमन ज्योग्राफी में आपको पता है कि ये बात कर रहा है मानव विज्ञान, सॉरी मानव भूगोल की, तो मानव भूगोल हो गया। कल्चरल ज्योग्राफी का मतलब हो गया सांस्कृतिक, क्या हो गया, सांस्कृतिक ज्योग्राफी या भूगोल। ओके, तो हिंदी भी आपका क्लियर हो गया इस तरीके से कि हिंदी में क्या क्या होता है, ये है एक ही चीज। चलिए, तो ये दो बातें यहाँ पर डिवाइड की गई। फिजिकल ज्योग्राफी आप पढ़ते हैं तो फिजिकल ज्योग्राफी की क्या है कि कुछ टाइप्स हैं, जैसे इसमें आप पढ़ते हैं जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में। ओके, इसमें क्या पढ़ते हैं आप, जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं, जिसको हम भू आकृतिक विज्ञान या फिर भूगोल कहते हैं, अभी मैं हिंदी में लिख दूंगा। अ, उसके बाद जियोमॉर्फोलॉजी के बाद आप क्या पढ़ते हैं, इसमें आप क्लाइमेट पढ़ते हैं। ओके, उसके बाद इसमें आप क्या पढ़ते हैं, एक टॉपिक है जिसको हम ओशियनोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओशियनोग्राफी कहते हैं, एक टॉपिक पढ़ते हैं। ओके, तो ब्रॉडली तरीके से ये 3 टाइप्स होते हैं। ओके, ब्रॉडली तरीके से ज्योग्राफी की अब हम बात करें तो कंसेप्चुअल लेवल पर ये 3 टॉपिक आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद इसमें बहुत सारे क्लासिफिकेशन और मिल जाएंगे। ओके, उतना हमें डिटेल में जाना नहीं है अभी। चलिए, जियोमॉर्फोलॉजी हिंदी में कहते हैं भू आकृतिक, भू आकृतिक कहा जाता है। क्लाइमेट मतलब जलवायु है, क्लाइमेट का मतलब जलवायु, भूगोल कहते हैं। और ओशियनोग्राफी जिसमें हम ओशियंस, सीज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको समुद्री भूगोल के नाम से भी कहीं कहीं जाना जाता है, या फिर जलीय भूगोल भी इसको कह देते हैं। ओके, तो ये 3 क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिलता है। ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करें तो ह्यूमन ज्योग्राफी में इस तरीके का कुछ क्लासिफिकेशन नहीं है, क्योंकि ह्यूमन ज्योग्राफी अपने आप में ही एक क्लासिफिकेशन है। ओके, हाँ, लेकिन इसमें हम अगर पढ़ेंगे तो किस तरीके से पढ़ेंगे, पहला चीज हम ह्यूमन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, अब ह्यूमन में भी क्लासिफिकेशन क्या है, इसमें हम ह्यूमन से रिलेटेड जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी, वो भी पढ़ते हैं। इसमें क्या पढ़ते हैं, हम इसमें ह्यूमन के कल्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो कल्चर क्या हो गया, रहने का तरीका, हमारे यहाँ जो भी पर्व त्योहार होते हैं, ओके, हमारी जो एक्टिविटीज होती हैं वो भी हो गया। ठीक है, ये सारा हमारे किस में आ जाएगा, कल्चर में आ जाएगा। इसके अलावे हम इसमें बात क्या करते हैं, सेटलमेंट की बात करते हैं। क्या बात करेंगे इसमें हम, सेटलमेंट की बात करेंगे। सेटलमेंट, सेटलमेंट का मतलब हो गया कि हमारा किस तरीके से व्यवस्था है रहने की। ओके, तो वो सारी चीज हम सेटलमेंट में पढ़ते हैं। ओके, तो ये करीब 4 ब्रॉडली टॉपिक होते हैं, और भी है आप लिख सकते हैं, जैसे कि आपको ट्रेड एंड कम्युनिकेशन वगैरह भी हो गया, तो ये इसी में आएगा। जो बेसिकली हमारे जो यूनिट्स मैंने लिखवाया है ना, वही यूनिट्स इसके टाइप भी हो जाएंगे। ओके,
तो ये आपका इस तरीके से आ जाएगा। ये सारी चीज़ें आपने +2 में पढ़ी हुई हैं, ये भी इसमें पढ़े हुए हैं कि जियोमॉर्फोलॉजी में क्या आता है, पर्वत, पहाड़, नदियाँ, ओके, रॉक्स, सॉइल। आपको आता है क्लाइमेट में, आपको क्या आता है, जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, क्लाउड्स, ओके, विंड्स वगैरह हो गए, ये क्लाइमेट में आते हैं। और ओशिनोग्राफी में हम सीज या ओशियंस की बात करते हैं और उसमें ओशनिक करेंट्स की बात करते हैं। ये सारा हम ओशिनोग्राफी में पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये एक ब्रीफली हमने इंट्रोडक्शन देखा कि ज्योग्राफी क्या होता है, उसके दो टाइप्स होते हैं। अब सीधा हम यहाँ से जंप करेंगे किस पे, हमारा जो मेन टॉपिक है ह्यूमन ज्योग्राफी की, अब हम बात करने वाले हैं। गुड, चलिए। तो अब मैं यहाँ पे ह्यूमन ज्योग्राफी, गुड, यानी कि मानव भूगोल, चाहे तो लिख सकते हैं अपने नोट्स में, मानव भूगोल, ओके। तो ह्यूमन ज्योग्राफी ये हो गया। तो बेसिकली ह्यूमन ज्योग्राफी का मतलब क्या हुआ, जिसमें हम ह्यूमन के बारे में पढ़ने वाले हैं और ह्यूमन से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, ओके, वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो अब देखिए, ह्यूमन ज्योग्राफी का जो डेफिनेशन है ना, ये अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों ने दिया है, ओके। तो बेसिकली जब हम बात कर रहे थे ज्योग्राफी की, कि ज्योग्राफी क्या होता है, एक फिजिकल होता है और एक जो होता है उसका ह्यूमन वाला हिस्सा होता है, ठीक है, हमने दो बातें की। तो ह्यूमन ज्योग्राफी इज ऑल्सो व्हाट, ये को रिलेशन है किसमें, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी में। ये क्या है, ये एक को रिलेशन है। व्हाट इज दिस, ये को रिलेशन किसमें, बिटवीन बिटवीन फिजिकल ज्योग्राफी या इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी या नेचुरल ज्योग्राफी, यू नो, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन, और क्या है, ह्यूमन के बीच में, या फिर ये इन्वायरमेंट और ह्यूमन के बीच में, या फिर नेचर और ह्यूमन के बीच में। ये क्या है, एक को रिलेशन है। व्हाट इज दिस, दिस इज द को रिलेशन बिटवीन फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन, ओके। अब ये को रिलेशन क्या है, जैसे हमने पहले भी कहा था ना, हमने बायोस्फीयर देखा। तो बायोस्फीयर क्या है कि क्या हम जल के बिना, क्या हम लैंड के बिना, क्या हम एटमॉस्फेयर के बिना रह सकते हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए जरूरी है फिजिकल इन्वायरमेंट का रहना, इन, ओके, या फिर नेचुरल इन्वायरमेंट का रहना। अगर ये नेचुरल इन्वायरमेंट, लैंड, वाटर, एटमॉस्फेयर ना रहे तो ह्यूमन का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। और जितने भी रिसोर्सेज हमें आज मिलती है, वो हमें सारी की सारी इस नेचुरल इन्वायरमेंट से ही मिलती है। नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या हो गया, फॉर एग्जांपल जैसे हम सन की बात करते हैं, ठीक है, हमने सन यानी कि सूर्य की बात की। सनलाइट से ही यहाँ पे सारे काम होते हैं। अगर सनलाइट ना मिले तो फिर अर्थ भी क्या हो जाएगा, एक कोल्ड बॉडी की तरह, एक आइस एज में जिस तरीके से अर्थ का सिचुएशन था कि पूरा का पूरा अर्थ क्या हो जाएगा कि आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस बॉल में, बर्फ में। क्या लाइफ पॉसिबल है, नो no. तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर टेम्परेचर को बैलेंस करना पड़ेगा। टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए दिस इज नेसेसरी कि सन का होना जरूरी है। सन जो एनर्जी देता है, उसी एनर्जी का यूज करके, सन से जो एनर्जी आती है, इसी एनर्जी का यूज करके हम क्या करते हैं, फूड बनाते हैं ना। आखिर जो हम प्लांट्स या क्रॉप्स उगाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो कहाँ से आएगा एनर्जी, सन से ही आएगा ना। जब भोजन ही नहीं बनेगा तो फिर ह्यूमन खाएगा क्या और जिएगा क्या, ओके। रहने और पहनने की तो बात ही अलग हो गई। रोटी कपड़ा मकान में से भी पहली प्रायोरिटी होती है रोटी, भोजन। अगर भोजन ही ना मिले तो वो कपड़ा पहन के क्या करेगा और घर में रह के क्या करेगा, तो मतलब नहीं है ना। सन से आते हैं, तो सारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज होती है सन पे डिपेंड करती है, एंड सन इज द पार्ट ऑफ नेचर। तो क्या नेचर के बिना ह्यूमन रह सकता है क्या, नहीं। तो कोरिलेशन होना जरूरी है ना। कोरिलेशन का मतलब हो गया अंतर संबंध। हिंदी में अगर बात करें तो इसका मतलब हो गया कि
अंतर संबंध, यानी कि एक दूसरे के बीच रिलेशन होता है ना, जैसे आप रिलेशनशिप में होते हैं। ओके, तो रिलेशनशिप में क्या होता है, रिलेशनशिप में एक लड़का एक लड़की दोनों के बीच में रिलेशन होता है। खैर आजकल अलग कॉन्सेप्ट भी आ गया है जिसमें सेम सेक्स के लोग भी रिलेशन में रहते हैं, लेकिन लेट इट बी, वो जनसंख्या बहुत कम है, लेकिन मेजोरिटी की बात करें तो ज़्यादातर अपोजिट ही होता है, एक मेल एक फीमेल। ओके, तो रिलेशनशिप में क्या होता है, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। ओके, दोनों के एक दूसरे में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। जिस दिन वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाएगी उस दिन रिलेशन खत्म हो जाएगा। ठीक, तो ये रिलेशनशिप ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल और फीमेल में, वो उस तरीके का रिलेशनशिप नहीं। ओके, रिलेशनशिप का मतलब होता है कि एक आदमी किसी दूसरे आदमी के साथ भी एक संबंध बनाता है। संबंध वो वाला संबंध नहीं, संबंध का मतलब फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए आप ही पढ़ाई करते हैं, ठीक, तो आपको कोई पढ़ाने वाला है, जैसे मैं हूँ आपको पढ़ा रहा हूँ, तो हमारे बीच में भी एक संबंध है, किस तरीके का, स्टूडेंट एंड टीचर का। आपके पेरेंट्स के साथ भी, आपके भाई के साथ भी, आपकी बहन के साथ भी, आपके दोस्त के साथ भी आपका एक संबंध है। किस तरीके का है, भाई बहन का या फिर दोस्ती का, माँ बेटे का या माँ बेटी का। ओके, तो इस तरीके से ये क्या है, ये भी एक रिलेशन है ना। तो वो अगर टूट जाए तो फिर सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। अगर आप कहें कि मैं किसी से कोई संबंध में नहीं रखूं तो आप सर्वाइव कर सकते हैं? आप बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। कैसे? अब आप कहेंगे कि मैं सब्जी वाले से सब्जी नहीं लूंगा, कहाँ से सब्जी खाइएगा जब उससे नहीं लीजिएगा तो आप कहेंगे कि उगाई मैं उगा लूंगा। ठीक है, उगाओ भाई। कैसे उगाओगे? जाके कहीं से बीज खरीद के लाओगे ना, जाके फर्टिलाइजर खरीद के लाओगे। तो कहोगे कि फिर वो कहाँ से मिलेगा, तो वो तो लाना पड़ेगा। घर में रह रहे तो घर बनाने वाला भी तो कोई चाहिए ना, तो अपने कुछ मिस्त्री वगैरह जो होते हैं, रियल एस्टेट वाले जो बनाते हैं, उनको आप बुलाइए घर बनाने के लिए। तो आप कहीं ना कहीं उसके साथ डिपेंड हुए ना उस पर। अब आप खुद घर तो नहीं बना सकते। ओके, हर काम आप खुद नहीं कर सकते। एक दो काम में आप परफेक्ट हो है, या फिर एक दो काम आप कर सकते हैं, लेकिन जीवन के हर काम आप खुद अकेले नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं आपको किसी दूसरे पर डिपेंड होना हो। एक बच्चा जब जन्म लेता है ना, तो वो अपने माँ बाप पे डिपेंड होता है। अगर वो कहे कि मैं एकदम जन्म लेते ही कहे कि मैं किसी से कोई मतलब नहीं, वो सरवाइव ही नहीं करेगा। वो सरवाइव ही नहीं करेगा। उसी समय वो कुछ दिन में उसका काम निपट जाएगा। तो बिना रिलेशन के कोई भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर वो एक लाइफ फॉर्म है, यानी कि उसमें सांस है, जीव जंतु है, तो उसको रिलेशन बनाना होगा। इवन अगर कोई पेड़ है ना, अगर कोई पेड़ इस तरीके से है, तो पेड़ भी रिलेशन बना के रखता है, किसके साथ, लैंड के साथ, क्योंकि लैंड पर उसको खड़ा होना है। ठीक है, एटमॉस्फेयर के साथ, उसी एटमॉस्फेयर से इसको सनलाइट मिलनी है, इसी एटमॉस्फेयर से इसको वाटर मिलनी है रेनफॉल के थ्रू। इसी लैंड से इसको क्या मिलने वाले हैं, रिसोर्सेज और मिनरल्स मिलने वाले हैं इसको ग्रो करने के लिए। तो अगर पेड़ कहे कि मैं अकेले रहूंगा, पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। रिलेशन इज इम्पोर्टेंट, ना चाहते हुए भी रिलेशन में रहना पड़ेगा। तो अगर ह्यूमन कह दे कि मैं बिल्कुल अकेले रहूं, तो वो रह सकता है क्या इन्वायरमेंट के बिना? वो नहीं रह सकता है, सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं है। तो ह्यूमन का हमेशा आपको कोरिलेशन इन्वायरमेंट के बीच में देखने को मिलेगा। अब इसमें क्या होगा कि कभी इन्वायरमेंट मजबूत हो जाएगा, कभी क्या हो जाएगा, इंसान मजबूत हो जाएगा। यही होगा ना। कभी इंसान कहेगा कि जो मेरी मर्जी मैं वो करूं, कभी इन्वायरमेंट कहेगा कि चलो भाई हमेशा तुम्हारी मर्जी क्यों, कभी मेरी भी मर्जी, तो कभी इन्वायरमेंट भी अपनी मर्जी चलाएगा। कैसे? फॉर एग्जांपल, मान लीजिए इंसान कहेगा कि मैं डेजर्ट में रहूंगा, डेजर्ट जहाँ पे 50-55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो। ठीक, अगर इंसान ने कहा कि मैं 55 डिग्री सेल्सियस वाले जगह पे रहूंगा, क्या आप रह सकते हैं? नहीं रह सकते। यहाँ पे टेम्परेचर 40-45 ऊपर जाता है ना, तो फिर स्थिति खराब होने लगती है, फिर उस समय कूलर भी काम नहीं करता। और कई सारे 45 के बाद तो डिग्री के बाद तो कई सारे एसी भी फेल होने लगते हैं। ठीक, तो क्या आप 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में डिजर्ट में रह सकते हैं? नॉट पॉसिबल। नहीं रह सकते। 2 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद या तो आप खुद ही भाग जाइएगा, ही नहीं तो आपको नेचर ही भगा देगा वहां से, वो कहीं दूसरी जगह।
लेकिन आज आप रह सकते हैं कैसे? आपके पास हाई टेक्नोलॉजी और हाई कैपेसिटीज वाली एसी आ गई है, एयर कंडीशन। तो आप 55 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में रह सकते हैं कि नहीं? रह सकते हैं ना। किसी ने सोचा था कभी कि कोई जाके पोल पे रहेगा? पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमेशा बर्फ से ढका रहता है, वो हमेशा माइनस में टेम्परेचर। बट कुछ रिसर्च सेंटर बने हुए हैं, इवन कुछ कॉलोनीज जैसे कि रशिया में याकुतिया एक नाम का जगह है, वहां पे जाइएगा तो वहां पे सालों भर माइनस में टेम्परेचर रहता है। गर्मी में वहां पे 20, अब गर्मी में वहां पे बता रहा हूँ, याकुतिया जगह है, याकुतिया, ये है रशिया में। यहाँ पे जाइएगा तो जो वहाँ का समर सीजन होता है ना, समर सीजन में -25 -30 के आसपास में टेम्परेचर रहता है। ठंडी में विंटर की बात करें तो विंटर में तो -50 -55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है वहाँ पे। लेकिन फिर भी वहाँ पे लोग रह रहे हैं। वाई? टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। उन्होंने इस तरीके से टेक्नोलॉजी को आज के इंसान ने डेवलप किया है कि वो एक्सट्रीम क्लाइमेट, एक्सट्रीम इन्वायरमेंट होने के बावजूद भी वो वहां पे सरवाइव कर पा रहा है, कर पा रहा है ना। तो उस तरीके से उसने डेवलप किया हुआ है। बहुत पुराने समय में एक जगह से दूसरे जगह पे जाना होता था तो लोग कैसे जाते थे? या तो पैदल जाएंगे, नहीं तो बैलगाड़ी हुआ करती थी जिसको बुलक कार्ट कहते हैं हिंदी इंग्लिश में, होती थी। लेकिन एक बैलगाड़ी से आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे? आज वो डिस्टेंस क्या हो गया? खत्म। आज आपके पास एरोप्लेन आ गई। एरोप्लेन पे आपको एक जगह से दूसरे जगह, शहर की तो बात छोड़ दीजिए, आप एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट जा सकते हैं कुछ घंटे में। जा सकते हैं या नहीं? ये क्यों हुआ? ये हुआ टेक्नोलॉजी की वजह से। तो हमने क्या किया कि जो इन्वायरमेंट ने पहले बैरियर लगा के रखा था, उस बैरियर को कम किया हमने। कैसे? टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के द्वारा। ह्यूमन ने क्या किया? टेक्नोलॉजी, तकनीक को विकसित किया। और इस तकनीक के द्वारा क्या किया इंसान ने कि इन्वायरमेंट को कहा कि रुक जाओ भाई, अब मेरा समय है, अब मैं कुछ नई नई टेक्नोलॉजी बनाऊंगा, और जो तुमने प्रॉब्लम क्रिएट किया हुआ है उस प्रॉब्लम प्रॉब्लम को मैं क्या करूंगा? कम करूंगा, टेक्नोलॉजी की वजह से। ठीक। तो इस केस में ह्यूमन थोड़ा सा पावरफुल होने लगा, थोड़ा सा मजबूत होने लगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, किसी भी चीज को चेंज कर सकता हूँ। ओके। अब टेक्नोलॉजी का यूज करके इंसान ने और क्या क्या किया? अब आप बताइए कि जैसे आग जलाना जब इंसान ने सीखा, ओके, पहली बार जब आग इंसान ने जलाना सीखा, उसके पीछे थ्योरी क्या है? उसके पीछे की थ्योरी है फ्रिक्शन। दो पत्थरों को रगड़ने की वजह से जो फ्रिक्शन हुआ ना, उस फ्रिक्शन से चिंगारी निकली जिससे आग जला। वो फ्रिक्शन क्या था जिसको आज फ्रिक्शन का हम नाम देते हैं, घर्षण का नाम देते हैं, वो एक्चुअली क्या है? वो एक थ्योरी है या फिर जो एक ऐसा फिनोमिना है जिसको नेचर ने बनाया है? अगर नेचर ने इस तरीके का कुछ किया ही नहीं होता कि दो पत्थर जल को रगड़ने से आग बन जाए, तो बनता ही नहीं ना। ठीक। आज हम एरोप्लेन उड़ाते हैं, एरोप्लेन में एक थ्योरी यूज होती है जिसको एरोडायनामिक्स कहते हैं। एरोडायनामिक्स की भी एक थ्योरी है, नेचर की तो थ्योरी है ना। ठीक। आज हम ट्रेन चला रहे हैं तो पहले ट्रेन, आज भले आज इलेक्ट्रिक से ट्रेन चल चल रही हैं, और अभी भी कुछ ऐसी ट्रेन है जो कोयले पे या डीजल पे चलती होंगी, तो कंबशन का कंसेप्ट आया। कंबशन, कोयले को जला के कंबशन से एनर्जी क्रिएट की जाती है। ओके, तो ये कौन है? ये नेचर ही तो है ना। नेचर ने ही तो कोयला दिया ना आपको, तभी तो आप उससे बिजली उगा रहे हैं। आज भी हमारे यहाँ मैक्सिमम बिजली, इलेक्ट्रिसिटी जो है, वो भी मैक्सिमम अभी भी कोयले से ही उगाई जाती है। ये कोयला कौन देता है? ये नेचर देता है। और उस कोयले को निकालने के लिए हमने क्या किया? टेक्नोलॉजी बनाई। उस कोयले को जलाने के लिए बड़े बड़े प्लांट्स बनाए। क्या है? वो टेक्नोलॉजी है। वहां से जो इलेक्ट्रिसिटी बनी, उस इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से ले जाके दूसरे जगह तक पहुंचाने का काम किसने किया? टेक्नोलॉजी ने किया। किया ना। फिर वहां तक पहुंचा, फिर वहां से घरों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उस इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करने के लिए
क्या बनाया गया? पावर हाउसेस बनाए गए, बनाया गया, ट्रांसफॉर्मर्स बनाए गए। तो ये सब क्या है? ये सब टेक्नोलॉजी है। लेकिन रॉ मटेरियल किसने दिया? नेचर ने दिया, ना। पावर हाउसेस बनाते हैं, उसमें लोहा लगता है, स्टील लगता है। लोहा और स्टील कहाँ से आता है? नेचर से आता है, आता है ना। उसको आपको बनाना है, सीमेंट बनाना है, वो सीमेंट कहाँ से बनता है? उस वो मटेरियल नेचर से ही आता है। सैंड आपके पास है, बालू, वो बालू कहाँ से बनता है? वो पत्थर से ही तो बनता है बालू। वो भी किसने दिया? वो भी नेचर ने ही दिया। तो हमने क्या किया कि इस नेचर ने जो रिसोर्सेज दिए, इस नेचर ने जो रिसोर्सेज दिए, इस रिसोर्सेज को हमने क्या किया कि टेक्नोलॉजी की मदद से इसको क्या कर दिया हमने? कन्वर्ट कर दिया। किसमें? अपनी नेसेसिटीज को पूरा करने के लिए, अपनी नेसेसिटीज को पूरा करने के लिए। अगर ये नेचर नहीं होता तो क्या हमें कोयला मिलता? नहीं मिलता। तो फिर हम बिजली कैसे बनाते हैं? आज आप जानते हैं कि बिजली कई न्यूक्लियर चीजों से बना सकते हैं, आप जानते हैं ना, न्यूक्लियर। तो अब जो न्यूक्लियर चीजें हैं, यूरेनियम है, थ्योरियम है, वो भी कौन देता है? वो भी तो नेचर ही देता है ना। तो नेचर ये रिसोर्सेज देना बंद कर दे तो ह्यूमन का सर्वाइवल खत्म, किसी भी जीव का सर्वाइवल खत्म। तो जब हम ह्यूमन के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम कभी भी नेचर को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, कभी भी नेचर को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज नेचर के बिना ह्यूमन का सर्वाइवल नहीं हो सकता। तो ह्यूमन ने क्या किया? टेक्नोलॉजी विकसित की और नई नई टेक्नोलॉजी बना के ह्यूमन पावरफुल होने लगा। और उसने कहा कि अब क्या, अब तो मैं नेचर को जीत सकता हूँ, नेचर को ओवरकम कर सकता हूँ। ठीक। अब कहीं पर क्लाइमेट किसी चीज को उगाने के लिए फेवरेबल नहीं होती, तो इंसान ने क्या किया? टेक्नोलॉजी यूज करके वहां पर कुछ ग्रीन हाउस टाइप का बना दिया। आपने कभी देखा होगा, कहीं पर गए होंगे तो वहां पर देखा होगा कि लोग इस तरीके का कुछ ढक के वहां पे कुछ अंदर उगाने लगते हैं, कुछ क्रॉप्स। तो ये बेसिकली क्यों होता है? ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करने के लिए ये बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो मौसम वहां पर वो चीज उगाने के लिए नहीं था, लेकिन इस तरीके का स्ट्रक्चर बना के उसके अंदर में उस इन्वायरमेंट को कंट्रोल किया गया ताकि ये चीज बनी। जैसे कि ककड़ी आती है ना, खीरा आता है, नॉर्मल से एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको। ककड़ी खीरा आता है, ये बेसिकली उगता है गर्मियों में, लेकिन ये मार्केट में आपको ठंडी में भी मिलेगा। क्यों? टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली हमने, इस तरीके के ग्रीन हाउस गैस वाले इन्वायरमेंट क्रिएट किए। इस स्ट्रक्चर को पॉली हाउस कहा जाता है। ठीक है, लेकिन मैं, आप जानते भी होंगे, लेकिन ये आपके सिलेबस में पूछा नहीं, मैं समझा रहा हूँ आपको। पॉली हाउस कहा जाता है। तो वहाँ पे विंटर में भी उग रहा है यार। या फिर इंसानों ने क्या किया कि सीड को ही मॉडिफाई कर दिया, जो बीज होते हैं ना उनको मॉडिफाई कर दिया कि चलो अब मैं नया बीज मार्केट में आ रहा है। जैसे आपने सुना होगा ना, कई तरीके की गेहूं आती है, कई तरीके के चावल आते हैं, कई तरीके के दाल भी है, तो उसमें कई सारी सब वेराइटीज हैं। टमाटर, एक देसी टमाटर होता है, एक हाइब्रिड वाला होता है। खीरा भी देसी होता है, हाइब्रिड वाला होता है। हर चीज में आ गया ये। तो क्या, वो टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी का यूज करके हमने हाइब्रिड बना दिया। अब हाइब्रिड बना दिया तो किसी भी मौसम में आप उगा ले। हाइब्रिड बना दिया तो वो कुछ डिजीज के अगेंस्ट वो लड़ सकता है, तो वो उतना खराब नहीं होगा। ठीक। तो क्या नेचर, क्या अलग को छोड़ के ह्यूमन सरवाइव कर सकता है? नहीं। तो ह्यूमन इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली, इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली कि ह्यूमन हो गया पावरफुल। अब ह्यूमन को होने लगी अकड़। ओके, ह्यूमन को होने लगा घमंड कि अब तो मेरे आगे इन्वायरमेंट कुछ भी नहीं है। अब तो मैं चांद पे भी जा रहा हूँ, अब तो मैं तो मंगल पे भी जा रहा हूँ, अब आने वाले समय पे मैं बृहस्पति और शनि पर भी जाऊंगा। ओके, अब ह्यूमन ये भी सोच रहा होगा कि कभी मैं सन पे भी चला जाऊं। वैसे कुछ मिशंस हैं सन को स्टडी करने के लिए, लेकिन फिलहाल अभी की टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग भी आप सन के बहुत ज़्यादा पास भी नहीं जा सकते। लेकिन कहीं ना कहीं इंसान सोच रहा है ना। हमारे इलोन मस्क है, उन्होंने अलग ही उनका रेस चल रहा है कि इंसानों की कॉलोनी हम बसाएंगे मार्स पे ले जाके। मे बी फ्यूचर
पॉसिबल क्या हो, कुछ भी हो सकता है फ्यूचर में। आज जो है हमने कभी सोचा था पहले, आज से 100 साल पहले कि यहाँ तक पहुंचे होंगे, वहाँ के हमारे एंसेस्टर जो है, जो 100 साल पहले थे, उन्होंने कभी सोचा होगा कि आज इस तरीके की चीज होगी? नहीं सोचा होगा। और आज हम ये नहीं सोच सकते हैं ना कि आने वाले 100 साल में क्या होगा। आने वाले 30-40 साल में फ्लाइंग कार्स आएंगी। फ्लाइंग कार्स अभी भी आ रही हैं, टेस्टिंग मोड में है। तो आने वाले हम 10-20 साल के बाद वो भी देख सकते हैं कि कारें उड़ेंगी। फिर रोड का काम क्या है, हम ऊपर उड़ के जाएंगे अब। ठीक। तो टेक्नोलॉजी की वजह से इंसान को होने लगा घमंड। और कोई घमंड जो होता है ना, वो किसी भी चीज के लिए अच्छी चीज नहीं होती। उस घमंड को तोड़ने के लिए एक सामने खड़ा रहता है। और नेचर ने कहा कि अगर तुम्हें इतना घमंड है तो आके ठीक है आओ मुझसे लड़ो। नेचर ने कहा कि ठीक है आओ लड़ो, और लड़ के दिखाओ। नेचर ने अब जब वो बैलेंस होने लगा, वो तराजू जो होता है ना, जब अनबैलेंस होता है तो उसको बैलेंस करने के लिए एक तरफ या तो कम किया जाता है या फिर एक तरफ बढ़ाया जाता है। तो जब ये पल रहा, इन्वायरमेंट और ह्यूमन के बीच में अनबैलेंस होने लगा और ह्यूमन ज्यादा पावरफुल और घमंड में आने लगा, तब नेचर ने कहा कि अच्छा ये बात है, चलो ये लो एक बेहतरीन सी चीज जिसको कहते हैं कोविड। वही कोविड। कोविड आया, करोड़ों लोग खत्म, अर्थव्यवस्था खत्म, सारी एक्टिविटीज खत्म, घर से निकलोगे तो मरोगे। क्या कर लिया इंसान ने? किसी की भी कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी हो, वो जो उस वो समय था, घर से नहीं निकल रहा था, चाहे वो इंडिया जैसा कंट्री हो, चाहे वो हाई टेक्नोलॉजी वाला यूएसए ही कुछ क्यों ना हो। यूएसए में तो और भी बुरी स्थिति, उनके पास बहुत सारा टेक्नोलॉजी था, क्या कर लिया उन्होंने? कुछ हुआ नहीं। नेचर बैलेंस करता है। और कोविड के समय पे नेचर खड़ा होकर दिखाया कि देखो, अब कौन ताकतवर है? अब मैं ताकतवर हूँ, इंसान तुम ताकतवर नहीं हो। नेचर ने बैलेंस किया। फिर नेचर को लगा कि ठीक है, अब ये पूरा 1-1.5 साल तक चला, 2020 चला, 2021 चला, करीब 2 साल मान लीजिए। ओके, क्योंकि 2020 में भी करीब फरवरी या फिर चाइना में तो 2019 से ही स्टार्ट था वो, लेकिन मास लेवल पे कहीं ना कहीं फरवरी मार्च 2020 में ये स्टार्ट हुआ। हमारे यहाँ भी लॉकडाउन मार्च 2020 से लगना ही स्टार्ट हुआ। 2020 भी चला, 21 भी चला, करीब 2 साल चले। 2 साल में आपने देखा होगा कि जो पॉल्यूशन का लेवल कितना कम हुआ, नदियाँ साफ होने लगी। आपने देखा होगा ना न्यूज़ में कि पॉल्यूशन का लेवल काफ़ी घट गया है, नदियाँ बहुत साफ हो गई हैं। ये क्या है? 2 साल कम नहीं होते, 2 साल बहुत होते। नेचर ने अपने आप को फिर प्रूफ किया कि मैं बड़ा हूँ और मैं ताकतवर हूँ, इंसान मुझसे नहीं लड़ सकता। तो ये चीज है ना, दोनों में चलती रहती है, ह्यूमन हो चाहे वो नेचर हो। तो कभी भी ह्यूमन और नेचर को एक दूसरे से अलग आप नहीं कर सकते। दैट्स वाई ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है? दिस इज द को रिलेशन बिटवीन ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट।